अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। अगर हम बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, then social responsibility can be defined as obligation of management towards society and other concerned। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो मैनेजमेंट के लिए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस ऑनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है टुवर्ड सोसाइटी, और वो तमाम सोसाइटी के अलावा वो लोग जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो फोकस करे, कंसंट्रेट करे और फॉलो करने की कोशिश करे एज मच एज पॉसिबल टुवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम रीजंस की बात करें, रीजन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिजनेस एंटरप्राइज आर creators of the society and should respond to the demand of the society। बिजनेस एंटरप्राइज जो होती है वो सोसाइटी को रिस्पॉन्ड करती है और कोशिश करती है सोसाइटी की डिमांड को फुलफिल करने की मैक्सिमम लेवल पर, ताकि सोसाइटी की डिमांड को फुलफिल करके सेटिस्फेक्शन लेवल को ऑप्टिमम लेवल पर ले जाया जा सके। तो किसी भी बिजनेस की जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक फॉर्मेल बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि सोसाइटी की डिमांड को फुलफिल करना एट सेटिस्फैक्ट्री लेवल। इफ द मैनेजमेंट डज नॉट react to change in social demand, the society will either force them to do throughout laws or will not permit the enterprise to survive। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी भी बिजनेस की नेचर से बिलोंग ताल्लुक कर रखती हो, अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश नहीं करेगी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करने की कोशिश नहीं करेगी, तो आज की कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल डिफिकल्ट और चैलेंजेस हो जाता है। आज की इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एक सबसे बेसिक चीज़ है कि हाउ टू फिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम किस तरीके से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करते हैं और बेयर करते हैं। Therefore, the long-term interests of business are best served when the management assume social responsibility। जब भी किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करती है, मैनेज करती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करती है, तो ऐसे में बिजनेस के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं, उनकी अचीवमेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती। तो वो तमाम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्ग टर्म प्लान रखती हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहती हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनकी गोल्स की अचीवमेंट डिपेंड करती है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो फोकस करें टुवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। The image of the business organization liked with the quality of its product and customer service and the extent to which it fulfill the expectation of owners, employees, consumer, government and community at large। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका जो रिलेशन होता है वो बुनियादी तौर पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स पे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले जो बिजनेस के अंदर एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होता है, जो मेन ग्रुप होता है, वो होते हैं बिजनेस ऑनर्स। ये बिजनेस ऑनर्स वो होते हैं जो किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिजनेस की है वो है टुवर्ड्स ऑनर्स। उसके बाद सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट जो आती है वो आती है टुवर्ड्स एम्प्लॉइज।
एम्प्लॉइज वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी कॉम्पिटेंसीज को यूटिलाइज करके सर्विस फराहम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से रेमुनरेशन अचीव करते हैं, रिसीव करते हैं। तो सेकंड जो स्टेक होल्डर, ये सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल है, वो एम्प्लॉइज हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली कंसंट्रेट करना चाहिए टुवर्ड्स एम्प्लॉइज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स, और ये भी सबसे अहम बिजनेस का जो एक सेगमेंट ऑफ बिजनेस का जो मेन ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। और किसी भी मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली प्लान, एग्जीक्यूशन एंड फॉलो करना चाहिए टुवर्ड्स कंज्यूमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर रहा है। फिर एक अहम जो स्टेक होल्डर गवर्नमेंट होती है, जिस कंट्री में, जिस सिटी में, जिस प्रोविंस में बिजनेस एग्जीक्यूट, ये बिजनेस रन किया जा रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि वो गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करें। तो ये वो तमाम मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है किसी भी बिजनेस के ऊपर। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करना ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस इज बेटर अ ग्रेट डील if the firm has a favorable image in the public mind। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट की जो दारोमदार होता है, वो होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कितना पॉजिटिव इमेज, कितना फेवरेबल इमेज पब्लिक के माइंड में। यानी इसको हम दूसरे लफ्जों में गुडविल भी कहते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी गुडविल क्रिएट की है, कितना फेवरेबल इमेज है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन फेवरेबल इमेज, पॉजिटिव रिस्पेक्ट, गुडविल क्रिएट करती है, उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस में सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड अचीवमेंट पॉसिबल होती चली जाती है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज organ of the society and its activities have impact on the social science। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के जो ऑर्गन्स और सोसाइटी, इन उसकी जो एक्टिविटीज होती है, उसका इम्पैक्ट होता है उसके सोशल साइंस के ऊपर। Therefore, it is important for management to consider whether their policies and action are likely to promote the public good, advances and basic values of the society, and constitute to its stability, strength and harmony। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी वो अपनी कोई पॉलिसीज डेवलप करे, पॉलिसी बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप करें, इन पॉलिसीज पे एक्शन यानी इस पे एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंट करवाए, रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई करे, तो उसको डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए पब्लिक गुड्स एंड एडवांसेस, कि उनकी पॉलिसीज, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन जो है, उनके अंदर बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटी इंक्लूड हैं या नहीं है। अगर उसके अंदर बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटी नहीं है, तो ये कभी भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक गुड स्टेज पर नहीं पहुंच सकती। कंस्टिट्यूट स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हार्मोनी, और उसको अपनी स्ट्रेंथ को अपने कंस्टिट्यूट करना चाहिए और इसके अंदर हार्मनी लानी चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक मैक्सिमम लेवल पर सोशल रिस्पॉन्सिबल बना सके। द फोर वे टेस्ट, द टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय द Rotten, an entrepreneur Taylor during the Great Depression as a set of guidelines for the restoring, faltering and business, and was adopted as the standard of the ethic by Rotary in 1942। ये 1942 के अंदर डेवलपमेंट हुई थी एक स्टैंडर्ड की, जिसको बनाने का जो मकसद था कि ये मेजर किया जा सके, ये ऑब्जर्व किया जा सके कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेज पर या किस लेवल तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज, बेयर या एग्जीक्यूट कर रही है। तो ये गाइडलाइन फराम करने का मकसद था।
ताकि लोग रियलाइज कर सकें कि उनके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और वो कितनी बेयर कर रहे हैं, और अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वीक हैं तो वो किस तरह अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। द फोर वे टेस्ट के अंदर फर्स्ट हमारे पास ना, इट इज स्टिल सीन एज अ स्टैंडर्ड ऑफ द एथिक इन बिजनेस मैनेजमेंट। इसको आज के इस जदीद दौर के अंदर भी जो है एक स्टैंडर्ड के तौर पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ऑफ थिंग वी थिंक से और डू इज द ट्रू। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो कमिटमेंट डिक्लेरेशन एलुस्ट्रेशन कर रही है, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसके अंदर रियलिटी सच्चाई और हकीकत कितनी है। सेकंड, इज द फेयर टू ऑल कंसर्न। और जो भी स्टेटमेंट, जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो ये जितने भी उस प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस से कंसर्न लोग हैं, उन सबके लिए ये फेयर है। किसी भी एस्पेक्ट में ये हार्मफुल या डेंजरस या नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं रखती। विल इट बिल्ड गुडविल एंड बेटर फ्रेंडशिप। क्या हम जो कुछ भी बिजनेस में एक्टिविटीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमारी गुडविल को क्रिएट करेगी और फ्रेंडशिप की इन्वायरमेंट डेवलप करेगी। एंड विल इट बी अ बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न। और क्या ये तमाम बिजनेस के कंसर्न जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके लिए फेवरेबल होगी। क्योंकि बिजनेस का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसमें जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये बिजनेस के जो इन्फ्लुएंस ग्रुप होते हैं, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, उसमें एम्प्लॉयज भी हैं, उसमें इन्वेस्टर, ऑनर ऑनर ऑफ द बिजनेस भी हैं, तो फिर कंज्यूमर भी हैं, तो गवर्नमेंट भी है। और इन तमाम को सेम टाइम पे बैलेंस में रखना, इन तमाम के राइट्स को सिक्योर करना, इन तमाम को बेनिफिट फराहम करना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी बिजनेस का। तो विल इट बी अ बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न। क्या बिजनेस तमाम कंसर्न के लिए जो बेनिफिशियल होगा। तो ये वो चार बेसिक क्वेश्चन हैं जिनके आंसर की बुनियाद पर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टैंडर्ड को रिकग्नाइज कर सकती है। Increasing concern for the social responsibility of management, it is now recognized that beside thinking care of the financial interest of owner, management of the business firm must also take into account the interest of various other groups such as employee, consumer, government, and community as a whole. जैसे जैसे बिजनेस के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ रहा है और इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, रिकग्निशन बढ़ रही है, वैसे वैसे बिजनेस ऑनर्स और बिजनेस मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये इजाफा हो रहा है कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट यानी ऑनर्स और इन्वेस्टर को ज्यादा फोकस करें, या उन्हें बिजनेस के अंदर जो है डेफिनेटली ऑब्वियसली फोकस करना चाहिए अदर ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे कि एम्प्लॉयज हैं, कंज्यूमर हैं, गवर्नमेंट हैं, एंड कम्युनिटी एज होल। तो बिजनेस के अंदर जब तक इन एम्प्लॉयज सेटिस्फाई नहीं होंगे तो बिजनेस के अंदर मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिव लेवल डाउन होगा। कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होंगे तो कंज्यूमर की लॉयल्टी अचीव नहीं होगी, लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो गवर्नमेंट की पनिशमेंट्स और डिफरेंट जो है रुकावटों का सामना करना पड़ेगा बिजनेस को, एंड कम्युनिटी एज होल। तो यहाँ पर बिजनेस के लिए जो एक बुनियादी चैलेंज है वो किस तरीके से तमाम कंसर्न को सेम टाइम पर सेटिस्फाई करना और मैक्सिमम लेवल पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करना। These interested groups are directly or indirectly affected by the pursuit of business activities, and they are the stakeholder of business enterprise. ये जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये बिजनेस से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुतासिर होते हैं बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज से। और बिजनेस की एक्टिविटीज के इफेक्ट जो इन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइम टू टाइम पड़ते हैं।
तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा कंसर्न करना चाहिए कि जितने भी इफेक्ट इन पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जा रहे हैं, उसका इफेक्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि बिजनेस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सक्सेस रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, मेन स्टेक होल्डर ऑफ एनी बिजनेस, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टू एश्योर a fair and reasonable rate of return on capital, and fair return on investment can be determined on the basis of differences in the risk of business in different field of activities. किसी भी बिजनेस के अंदर जो सबसे अहम रोल होता है वो उसमें होता है बिजनेस के इन्वेस्टर का, यानी बिजनेस के ओनर का, जो बिजनेस की क्रिएशन और बिजनेस के स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इनको इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि बिजनेस के अंदर जो रिस्क सबसे ज्यादा बेयर करते हैं वो सबसे ज्यादा ऑनर करते हैं, जो अपनी वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट को बिजनेस में इन्वेस्ट करके रिस्क बेयर करने के लिए मेंटली तौर पर रेडी होते हैं, और वो बेनिफिट हासिल करते हैं इन अ शेप ऑफ प्रॉफिट समटाइम, और वो अक्सर लॉस फेस करते हैं और समटाइम बिजनेस क्राइसिस के अंदर। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट की श्योरिटी 100% नहीं है, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ लॉस भी है, और ये रिस्क बेयर करना एक डिफिकल्ट चैलेंज होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो इसीलिए सबसे अहम जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टुवर्ड्स ऑनर है, कि वो किस तरह अपने ऑनर्स, अपने इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर कर रहा है। ऑनर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सबसे पहले फेयर एंड रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, यानी वो जो भी बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उन पे फेयर एंड रीजनेबल रिटर्न उन्हें मिलना चाहिए, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो सके और वो अपने रिटर्न के जरिए अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सके। उसके बाद आता है फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द रिस्क। अब ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल है, ये वेरी करता है बिजनेस रिस्क के ऊपर, क्योंकि एक नॉर्मली ट्रेंड यह है कि जिस बिजनेस में हाई रिस्क होता है उसमें हाई रिटर्न होता है, और जिन बिजनेस में लो रिस्क होता है उसमें लो रिटर्न होता है। तो बिजनेस को जो जो डिफरेंट फील्ड नेचर ऑफ बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, और बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटी है, तो ये वेरी करता है रिटर्न बिजनेस टू बिजनेस एंड रिस्क टू रिस्क। तो बुनियादी तौर पर जो ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स बिजनेस, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स ऑनर्स, वो ये है कि किस तरीके से उन्हें फेयर एंड रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल फराम किया जा सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर्स में, with the growth of business, the shareholder can also expect appreciation in the value of their capital. किसी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है परचेजिंग ऑफ शेयर इन की सूरत में, कि डिफरेंट लोग जो है अपनी सेविंग से उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, और शेयर खरीदने के बाद वो उस कंपनी के ऑनर बन जाते हैं। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो अपने इन्वेस्टर को सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बेहतर ना दे, बल्कि उसके साथ साथ जो शेयर्स हैं, जो कंपनी के शेयर्स हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, शेयर्स की बुनियादी तौर पे दो वैल्यू होती है, एक होती है फेस वैल्यू जिसको पार वैल्यू भी कहते हैं, और एक होती है मार्केट वैल्यू जो टाइम टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होती है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस की डिपेंडेंट होती है। तो मार्केट वैल्यू में अप्रिसिएशन यानी इजाफा किया जाए, ताकि इन्वेस्टर को फर्दर बेनिफिट हासिल हो इन द शेप ऑफ एप्रिसिएशन इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में जब इजाफा होगा तो इन केस ऑफ सेल, जब वो सेल करेंगे उन शेयर्स को, तो उन्हें फर्दर बेनिफिट हासिल होगा। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर्स ये है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इम्प्रूव किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, उसमें इजाफा किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अहम होता है वो होता है उसके एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी towards employees relate to the fair wages and salaries, satisfactory work environment,
labor management, relation and employee welfare. किसी भी मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय होती है, वो सबसे अहम उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है रेमुनरेशन, यानी जो उनको वेजेस और जो उनको सैलरीज दी जा रही हैं वो फेयर है या नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम वेजेस और सैलरी को डिफरेंशिएट करें, तो सैलरी आमतौर पे उन नेचर ऑफ वर्क और उन एक्टिविटी की बुनियाद पे दी जाती है जिनकी आउटपुट को क्वांटिफाई नहीं किया जाता। आमतौर पे ये मंथली बेसिस पे दी जाती है, और वेजेस उन एक्टिविटीज की बुनियाद पे दी जाती है जिनकी आउटपुट को परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई किया जा सकता है, और ये आमतौर पे शॉर्ट टर्म बेसिस पर डे, वीकली और मंथली दी जाती है। तो जो वेजेस एंड सैलरी एम्प्लॉयज को दी जा रही है ये फेयर होनी चाहिए, और इनके फेयर होने का जो श्योरिटी या कंफर्मेशन होगी वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ वर्क पे। जिन नेचर ऑफ वर्क में रिस्क लेवल हाई होगा उनकी वेजेस एंड सैलरी भी हाई होंगी, जिसमें रिस्क फैक्टर कम होगा उसमें वेजेस एंड सैलरी भी कम होगी। जो वर्क चैलेंजिंग ज्यादा होंगे, क्रिटिकल ज्यादा होंगे, उनकी वेजेस एंड सैलरी ज्यादा होंगी, जो चैलेंजिंग कम होंगे उनकी वेजेस एंड सैलरी भी कम होगी। वो तमाम वर्क जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी उनकी वेजेस एंड सैलरी हाई होंगी, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी उनकी वेजेस एंड सैलरी लो होंगी। तो डिटरमाइन करना डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ वर्क की कि हाउ मच सैलरी एंड हाउ मच वेजेस शुड बी गिवन, तो ये कहलाती है हमारे लिए फेयर वेजेस एंड सैलरी। रेमुनरेशन के बाद जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय आती है वो आती है सेटिस्फैक्ट्री ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, कि एम्प्लॉयज को जो वर्क एनवायरनमेंट दी जा रही है आई एम्प्लॉय उसमें सेटिस्फाई है या नहीं है। ये वो फैक्टर है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे पड़ता है, और इस फैक्टर की वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। वर्क एनवायरनमेंट कंफर्टेबल होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए और एडजस्टेबल होनी चाहिए, जिसमें एम्प्लॉय को किसी भी अननेसेसरी हिंड्रेंस, डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। इसकी एग्जांपल है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को वर्क एनवायरनमेंट फराहम कर रही है उसके अंदर वो तमाम नेसेसरी फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए जो उस वर्क से रिलेटेड नेसेसरी है, जरूरी है। तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो अपने आप को हाँ कितना सिक्योर फील कर रहे हैं, वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है, वहाँ पर एंटी फायर फाइटिंग सिस्टम है, वहाँ डिफरेंट टूल्स इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर यूजिंग अवेलेबल है या नहीं है। तो ये तमाम फैक्टर मिलते हैं तो एक आइडियल वर्क एनवायरनमेंट डेवलप होती है जो सेटिस्फैक्ट्री का सबब बनती है किसी भी वर्कर के, और इससे उसका मोटिवेशन हाई होता है, और ये हाई मोटिवेशन उसकी परफॉर्मेंस को हाई करने का सबब बनता है। तो हमें चेक करना चाहिए कि हम किस तरह की वर्क एनवायरनमेंट उनको दे रहे हैं। थर्ड जो एम्प्लॉय का एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय है वो है रिलेशनशिप। यहाँ पर दो तरह के ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक होती है मैनेजमेंट और एक होते हैं वर्कर्स, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होते हैं एम्प्लॉइज। तो इन दोनों ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस लेवल का है। अगर ये रिलेशनशिप आइडियल है तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय परफेक्ट है, और अगर ये रिलेशनशिप पुअर है, वीक है, तो इसका मकसद है कि ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय बहुत ज्यादा वीक है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई मैनेजमेंट और वर्कर का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, और ये जब होगा जब परफेक्ट एक्सेप्टेबिलिटी होगी, हेयरिंग ऑफ ग्रीवेंसेस होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन टाइम होंगी। तो इन तरीक़ाकार की बुनियाद पर हम आइडियल रिलेशनशिप और सबसे बड़ी बात सेल्फ रिस्पेक्ट को कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह हम जो एक आइडियल रिलेशनशिप इन दोनों ग्रुप में डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं। Fair wages should be fixed in the light of labor productivity, the prevailing wages rate in the same or neighboring areas, and relative importance of job. वेजेस एंड वेजेस को जो हमें डिटरमाइन करना चाहिए वो डिटरमाइन करना चाहिए प्रोडक्टिविटी की बुनियाद पर कि प्रोडक्टिविटी किस लेवल की है,
वेजेस रेट को हमें डिटरमाइन करना चाहिए कि डिफरेंट हमारे जो इंडस्ट्रीज में फर्म है वो एक्टिविटी के क्या वेजेस दे रही हैं, जिसको हम कंपैरेटिव मेथड कहते हैं और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के अंदर। तो ये तमाम हम जब डिटरमाइन करते हैं तो हम इस पोजीशन में आते हैं कि हम फेयर वेजेस एंड फेयर सैलरी देने में कामयाब हो जाएं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज में। अगर हम डिटेल में बात करें वेजेस एंड सैलरी, मैनेजर सैलरी एंड अलाउंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी लिंक्ड विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एंड स्किल्स। किसी भी मैनेजर की जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं वो एक्सपेक्टेड लिंक करते हैं, उसका लिंक होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। यानी जिस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा उसकी सैलरी एंड अलाउंसेस ज्यादा, जिस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम उसकी सैलरी अलाउंसेस कम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईएस्ट रेमुनरेशन दिया जा रहा होता है वो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दिया जा रहा होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीईओ कहते हैं। और सबसे हाईएस्ट रेमुनरेशन देने की वजह ये होती है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर और सक्सेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर होती है। यही वजह है कि हाईएस्ट सैलरी एंड हाईएस्ट अलाउंसेस जो दिए जा रहे होते हैं वो सीईओ को दिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसका इनिशिएटिव ज्यादा है और उसकी स्किल्स बहुत मैक्सिमम लेवल पर होती हैं, जिसको हम हायर करते हैं एज ए सीईओ। बट द spread between the minimum wages and highest salary should be reasonable। और इसके अंदर जो हमें मिनिमम और मैक्सिमम का पॉइंट ड्रॉ करना चाहिए कि मिनिमम वेज रेट क्या होना चाहिए और हाईएस्ट सैलरी क्या होनी चाहिए, इसकी लिमिटेशंस लाजमी होनी चाहिए। अब हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज के अंदर है हार्मोनी। एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू बिल्ड अप and maintain harmonious relationship between superior and subordinate। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट होती है जिसमें कोई सुपीरियर होता है तो कोई सबऑर्डिनेट। जैसे कि सीईओ के सबऑर्डिनेट है मिडिल मैनेजर, मिडिल मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट है फर्स्ट लाइन मैनेजर, एंड फर्स्ट लाइन यानी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के सबऑर्डिनेट है वहां के वर्कर्स। तो ये एक सिलसिला होता है, डेजिग्नेशन की कड़ी होती है जिसमें कोई सुपीरियर होता है और कोई सबऑर्डिनेट। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप के अंदर हार्मोनी होना बहुत जरूरी है। और ये उस वक्त ही क्रिएट और स्टार्ट हो सकती है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज फोकस करें टुवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज के अंदर है अनदर एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय इज द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ वेलफेयर एंड it is like safety, security, working condition, medical facilities, housing, canteen, leave, retirement benefit। बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आती है उसमें सबसे पहले है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यानी एम्प्लॉय को सेफ्टी भी फराम की जाए और उसको सिक्योर भी बना जाए, उसको सिक्योरिटी भी दी जाए। या सिर्फ सेफ्टी से मुराद है दो तरह की सेफ्टी। एक एम्प्लॉय की जो जॉब होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए, यानी जॉब स्टेबिलिटी मौजूद होनी चाहिए, इससे एम्प्लॉय की सेफ्टी में इजाफा होता है। सेकंड, एम्प्लॉयज की जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको सिक्योर होना चाहिए ताकि जो है एम्प्लॉय वहां पे अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके। तो दो तरह की यहाँ सिक्योरिटी है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। यानी एम्प्लॉय जहाँ वर्क कर रहा है वो इन्वायरमेंट सिक्योर होनी चाहिए जहाँ पे उसकी लाइफ को कोई लॉस होने की पॉसिबिलिटीज कम से कम हो, ना होने के बराबर हो। और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी जॉब स्टेबिलिटी की सूरत में फ्यूचर में ग्रोथ नजर आए ताकि वो अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर करे। तो ये अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयज की। वर्किंग कंडीशन, जो वर्किंग इन्वायरमेंट या वर्क प्लेस फराम किया जा रहा है वो आइडियल होना चाहिए, उसके अंदर सारी अरेंजमेंट जो है बैलेंस होनी चाहिए, वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज का अवेलेबल होना जरूरी है और एम्प्लॉय का वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करना बहुत जरूरी है। यानी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल डिपेंड करता है उसकी वर्क कंडीशन पर। नेक्स्ट, मेडिकल फैसिलिटीज।
किसी भी एम्प्लॉय को फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से महफूज रखने के लिए उसको मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए ताकि उसके ऊपर कोई डिजीज और इलनेस का प्रेशर ना हो। हाउसिंग, उसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज दे ताकि वो ओन हाउस की डेवलपमेंट के अंदर फ्यूचर के अंदर कामयाब हो सके। एम्प्लॉय को ड्यूरिंग वर्किंग आवर जो फूड्स की जरूरत होती है जिसके बगैर वो हार्ड वर्किंग और स्ट्रगल नहीं कर सकते, उसके लिए एक बेहतर मयारी फूड के लिए कैंटीन की अवेलेबिलिटी। लीव एंड रिटायरमेंट बैलेंस, उसको डिफरेंट टाइम टू टाइम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पे डिफरेंट लीव अलाउ करनी चाहिए ताकि वो रेस्ट एंड रिक्रिएट कर सके। और डिफरेंट रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ओल्ड एज बेनिफिट और ग्रेजुएटी एंड इस तरह प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर रख सके। तो ये वो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करनी चाहिए रिगार्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, अब हम आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर में, इन अ competitive market serving consumer is supposed to be a prime concern of management। आज की competitive सीवियर कंपटीशन में, एक टफ competitive environment में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे अहम एरिया है वो है उसकी कंज्यूमर्स। क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिपेंड करता है डिमांड के, डिमांड डिपेंड करती है कंज्यूमर के। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो मेन रोल होता है सक्सेस और फेलियर में वो होता है उसके कंज्यूमर का। तो एक प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड्स कंज्यूमर। अब कंज्यूमर से रिलेटेड क्या ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? बट इन रियलिटी परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट प्रिवेल in all product markets। In the event of shortage of supply there is no automatic correction। यहाँ पे हम कंपटीशन के अंदर जो परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन होती है जिसमें रिवील करती है प्रोडक्ट किसी मार्केट के अंदर। तो यहाँ इन केस ऑफ शॉर्टेज जो कंडीशन होती है उसमें शॉर्टेज के अंदर डिमांड को पूरा करना एक चैलेंज होता है जिसको ऑटोमेटिक करेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। कंज्यूमर इंटरेस्ट आर thus protected to some extent with laws and pressure of the organization consumer group। कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट होता है उसको लाजमी तौर पर प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और इसके लिए डिफरेंट राइट लॉज भी डेवलप किए जाते हैं ताकि प्रेशर डेवलप हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टुवर्ड्स कंज्यूमर ग्रुप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट शुड एंटिसिपेटेड दिस डेवलपमेंट, सेफ्टी कंज्यूमर नीड्स, प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। मैनेजमेंट जो एंटिसिपेट करती है डेवलप करती है सेफ्टी कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करना, सेफ्टी को फोकस करना और प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर में, गुड्स मस्ट बी of appropriate its standards and quality and be available in adequate quantity at reasonable price। किसी भी कंज्यूमर का जो बुनियादी राइट्स है, किसी भी कंज्यूमर के लिए जो एक बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो है जो भी प्रोडक्ट एंड गुड्स डेवलप की जा रही है, मैन्युफैक्चर की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, वो अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। यानी उसका एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड हो जिसके वो मुताबिक हो रिगार्डिंग क्वालिटी। फिर उसकी अवेलेबिलिटी यानी क्वांटिटी रीजनेबल हो ताकि टाइम टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड की कमी और ज्यादा होने में हम मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सकें। यानी ये भी एक बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिमांड के उतार चढ़ाव में आप किस तरह मार्केट की डिमांड को मीट करेंगे। मैनेजमेंट शुड अवॉइड रिस्टोरिंग टू होर्डिंग or creating artificial scarcity as well as false and misleading advertisement। मैनेजमेंट को जो है अपने आप को बचाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए किसी भी ऐसे कमिटमेंट से, किसी भी ऐसे स्टेटमेंट से
ये किसी भी ऐसे प्रॉमिस है जिसके अंदर रियलिटी ना हो, जिसके अंदर क्लियरिटी ना हो, जिसके अंदर कमिटमेंट को पूरा करने में फ्यूचर में डिफिकल्टीज हो। यानी यहाँ पे ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए। जो भी आप कह रहे हैं वो उसके अंदर श्योरिटी हो, उसके अंदर क्लैरिटी हो और उसके अंदर रियलिटी हो। अगर आपके स्टेटमेंट में और रियलिटी में फर्क हो गया, यानी एडवर्टाइजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट के लिए जो प्रमोशंस करती है, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक 100% रियल, श्योर और परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर एडवर्टाइजमेंट में और रियल प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ने मिसकमिटमेंट की है, और ये मिसकमिटमेंट इलीगल भी है और अनएथिकल भी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी कमिटमेंट करे उसके अंदर उसकी सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, if your order is late then it's on us। अगर कभी भी कोई ऑर्डर कंज्यूमर का लेट हो रहा है, तो ये जो ऑर्डर लेट हो रहा है इसके अंदर पहले तो कोशिश की जाए कि वो ऑर्डर इन टाइम यानी अपने वक्त पर डिलीवर किया जाए, और अगर लेट हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसकी तमाम रीजन को एक्सेप्ट किया जाए। योर सेफ्टी इज आवर प्राइमरी कंसर्न। किसी भी प्रोड्यूसर के लिए ये अहम है कि वो कंज्यूमर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्राइमरी कंसर्न रखे। इफ आफ्टर 10 days यू डोंट लाइक इट, गारंटीज, किसी भी प्रोडक्ट के साथ जो है कंज्यूमर को फाइनेंशियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देनी चाहिए इन अ शेप ऑफ मनी बैक गारंटी, ताकि अगर वो सेटिस्फाई प्रोडक्ट से ना हो तो वो प्रोडक्ट को रिटर्न करके अपने पैसे वापस ले सके। अब हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट बात करें एज अ पार्ट ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट मस्ट कंडक्ट बिजनेस अफेयर in lawful manners, honesty, pay all the taxes and dues, and should don't corrupt public officials for selfish end। जिस कंट्री, जिस प्रोविंस, जिस सिटी के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पे जो गवर्नमेंट है उसकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, जो उसको बेयर करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी गवर्नमेंट की अपनी बिजनेस कम्युनिटी से जो बुनियादी एक्सपेक्टेशन होती है या उस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट होती है, उसमें सबसे अहम चीज है टैक्सेस। कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट पे जो टैक्स पे करना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। ये टैक्स की जो अमाउंट है, टैक्स की जो परसेंटेज है, वो बिल्कुल फेयर और रियल होनी चाहिए। उसमें कोई हाइडिंग या कोई फॉल्स स्टेटमेंट शामिल नहीं होना चाहिए। और अपनी टैक्स लाइबिलिटी को क्लियर करना चाहिए, ड्यूज हमेशा क्लियर हो। और किसी भी करप्ट पब्लिक ऑफिशियल एंड सेल्फिश एंड, यानी किसी भी ऐसे स्टेटमेंट या किसी भी एक्टिविटी जो एक और अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट हो, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बिजनेस एक्टिविटी मस्ट आल्सो कंफर्म टू द इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। बिजनेस की जो एक्टिविटीज होनी चाहिए वो श्योर करें कि उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने बनाई है, इन द लाइट ऑफ दिस पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड देयर ओन पॉलिसीज। यानी उसमें रिफ्लेक्शन होना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, गवर्नमेंट की बनाई गई इकोनॉमिक्स पॉलिसी का, जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज बना रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी एंड सोसाइटी, the social responsible role for management in relation to the community are expected to be revealed by its policies with respect to the employment of handicapped persons and weaker sections of the community, environmental protection, pollution control, setting up industries in backward areas, and providing relief to victims of natural climates act। जो ओवरऑल अगर हम कम्युनिटी, ओवरऑल सोसाइटी की बात करें कि किसी भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी और सोसाइटी क्या है, तो उसके अंदर सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट। कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन वहां की पॉपुलेशन को बेहतर
जॉब अपॉर्चुनिटी फराहम करे, और वो फिर उसके बाद ऐसी पॉलिसीज बनाए जिसमें वो रिस्पेक्ट करे अपने एम्प्लॉयज की। फिर उसके बाद वीकर सेक्शन एंड कम्युनिटी, और वो रिस्पेक्ट करे अपने बिजनेस के उन एरियाज में काम करने वाले को जो वीक्स होते हैं, और वो कम्युनिटी जो उसमें इन्वॉल्व होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्रोसीजर इस तरह एग्जीक्यूट करने चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, पोल्यूशन को मिनिमम लेवल पे किया जा सके, यानी पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सके। सेटिंग अप इंडस्ट्री इन बैकवर्ड एरियाज, और अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए बैकवर्ड एरियाज में, एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ द नेचुरल क्लाइमेट, और रिलीफ फराहम करना चाहिए उन तमाम विक्टिम को जो इफेक्ट हो रहे हैं उस नेचुरल क्लाइमेट के अंदर। तो ये बुनियादी तौर पे ओवरऑल कम्युनिटी एंड सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बिजनेस की। तो यहाँ पर आके हमारा सेक्शन खत्म हो गया, जो हमारा सेक्शन था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स स्टेक होल्डर। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।